बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पुरान तबादला ख्याल के साथ मैं राजा उस्मान ताहिर काफ़ी तवील अरसे बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इक़्तिदार देता है फिर आजमाइश में भी डालता है, और इस इक़्तिदार में और ओहदों और मर्तबों में वही लोग कामयाब होते हैं जो अज्ज इंसारी के साथ अल्लाह के हुज़ूर इसका शुक्र अदा करते हैं। आपको बताते चलें, इसकी वाज़ेह मिसाल मैं ये आपको बताता चलूँ कि सरदार तनवीर इलियास ने अल्लाह ताला ने इक़्तिदार सौंपा, लेकिन वो इक़्तिदार को संभाल नहीं सके। और इसकी वाज़ेह मिसाल है कि जितनी तेज़ी से वो ऊपर गए, इतनी तेज़ी से दोबारा वो नीचे ज़मीन पे आ गए। तो ये एक ऐसी हमारे सामने मिसालें होती हैं कि अल्लाह ताला इक़्तिदार दे के, ओहदे मर्तबे दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। तो इंसान को अपने जो गर्दन में सरिया है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो अवामी खिदमत है और अल्लाह ताला के हुज़ूर इसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ लोग इन बातों को भूल जाते हैं। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की पार्लियामानी तारीख में ये दूसरा वाक़या है कि 2 सालों में 3 वज़ीर आज़म जो हैं वो चेंज हुए हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? ये सिस्टम क्यों नहीं? इससे कबल भी ये एक वाक़या हुआ था कि 2-3 वज़ीर आज़म बदले हुए थे, और अभी हालिया जो 2021 में इलेक्शन हुए थे, और अब ये तीसरा वज़ीर आज़म है जो अभी जिनको मुंतखब किया गया है। और लग ये रहा है कि आने वाला सिस्टम, हमारी जो दुआ है कि अल्लाह करे कि सिस्टम आगे चले, ग्रो करे, लोगों के मसाइल हल हों। और इस सिलसिले के ऊपर भी जो वज़ीर आज़म साहब चेंज हुए हैं, जो अब चौधरी अनवर उल हक साहब को जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं, मिली हैं, क्या वो कहाँ तक इस पे ओहदा बरा हो सकेंगे और कामयाब होंगे? क्या उनके लिए मुश्किलात, आने वाले चैलेंजेस क्या क्या होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ L15 हल्का बस्ती बाग जो है, जहाँ से तनवीर इलियास साहब को नाअहल करार दे के वो सीट खाली करार दी गई है। अब इलेक्शन कमीशन ने उसको शेड्यूल भी जारी किया है, 8 जून को इलेक्शन होना करार पाए हैं। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, और इस तमाम तरह सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा दुरानी साहब। मुर्तज़ा दुरानी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा दुरानी साहब कि जिस तरह तमाम तरह सूरत हाल आपके सामने है कि आज़ाद कश्मीर की पार्लियामानी तारीख में ये दूसरा बड़ा वाक़या है कि 3 वज़ीर आज़म जो हैं वो अब तब्दील हुए हैं। तो अब सबसे पहले मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, नाज़रीन भी ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये सिस्टम आगे चल पाएगा? जिस तरह PDM की एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन के PDM के साथ मिल के, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये हुकूमत बनी है, और आने वाले दौर में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या मुश्किलात चौधरी अनवर उल हक साहब को पेश आ सकती हैं? बहुत शुक्रिया राय साहब। असल में आपने जो पार्लिमानी तारीख की बात की, तो उससे पहले 2009 में जो है वो सरदार अतीक साहब जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्राइम मिनिस्टर थे, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी हैं आज तक, उनके खिलाफ पहली बार तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश हुई थी, और वो कामयाब हुई थी। 5 जनवरी 2009 की बात है। और उसके बाद जो है वो एक सिलसिला चल पड़ा। उसके 1 साल के बाद फिर एक तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, और ख्वाजा फारूक हैदर साहब उसी असम्बली में मुंतखब हुए। फिर उनके खिलाफ 1 साल के बाद तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, तो सरदार अतीक साहब दोबारा उसी असम्बली में बने। मतलब 3 बार जो है वो 2006 वाली असम्बली जो है उसने 3 प्राइम मिनिस्टर मुंतखब किए थे। तो उससे पहले जो है एक बार अदम एतमाद की कोशिश हुई थी, जो मुमताज़ राठौर साहब स्पीकर कानून साज असम्बली थे 96 में मरहूम, उन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की कोशिश की, पेश की गई, लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई थी। उसके बाद जो है फिर ये सिलसिला ना चल सका। फिर एक बार सरदार सिकंदर याद साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे 2001 में, वो मुंतखब हुए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर, तो उनके खिलाफ 2003 में सरदार अतीक साहब ने कोशिश की, लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले ही जो है वो इख्तलाफात का शिकार होगी पार्टी, और फिर उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश ना की। और सरदार अतीक साहब उस वक्त चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने के बजाय चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन गए। तो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, अब आप देखें कि ये पहले स्पीकर असम्बली हैं चौधरी अनवर उल हक, जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी थे, और जो पहले स्पीकर हैं। इससे पहले भी आपको मैं बताता चलूं कि जितने स्पीकर असेंबली रहे हैं, उनकी दिल में बड़ी ख्वाहिश होती थी कि वो स्पीकर असेंबली के बजाय, या स्पीकर असेंबली से के बाद उनका अगला जो मरला हो, या अगली जो मंजिल है वो वज़ारत उज़्मा हो। इसमें शाह गुलाम कादर साहब की भी जो दिल में ख्वाहिश रही, जो वो ख्वाहिश ही रही। इससे पहले जो है चौधरी अब्दुल मजीद साहब भी एज ए स्पीकर असेंबली, उनकी भी ख्वाहिश थी। तो फिर वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के खिलाफ पेश ना हो सकी, कामयाब ना हो सकी वो ख्वाहिश। लेकिन चौधरी अब्दुल मजीद साहब फिर स्पीकर असेंबली
के बाद फिर वो पार्टी प्रेसिडेंट बने, अपोजिशन लीडर बने, तो 2011 में फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन चौधरी अनवार उल हक साहब जब 2009 में पहली बार तहरीक अदम पेश हुई, तो उसमें अनवार उल हक साहब जो है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप में थे, तो उनको एक बार वजारत PPH दी गई। लेकिन जो 2010 में जब तहरीक अदम फारूक हैदर साहब के खिलाफ पेश हुई थी, तो उसमें सरदार अतीक साहब वज़ीर आज़म बने थे, तो पहली बार चौधरी अनवार उल हक साहब स्पीकर असेंबली मुंतखब हुए थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर अनवार उल हक साहब 2016 का इलेक्शन जो है वो 2011 का इलेक्शन भी हार गए और फिर 2016 का इलेक्शन भी हार गए। तो अब जब जो 2021 में वो PTI के टिकट पर दोबारा मुंतखब हुए दूसरी बार, तो वो फिर असेंबली के स्पीकर मुंतखब हुए और इस बार उन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। ये पहले स्पीकर असेंबली हैं जो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए जिनकी जो है ख्वाहिश भी थी, जिनका अगली मंजिल वो थी, तो उन्होंने एज ए स्पीकर असेंबली ये साबित किया कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए आयल हैं। और फिर पार्टी के एक ग्रुप ने, फारूक ब्लॉक ने उनकी हमायत की, ना सिर्फ उनकी फारूक ब्लॉक ने बल्कि पूरी PTI ने। और ये पहले वज़ीर आज़म भी हैं जिनको इतना भारी मैंडेट मिला कि जिनको 48 वोट्स जो है वो आजाद कश्मीर की पार्लिमानी तारीख में वाकई ये पहला वाकया है जी, जिसमें से 52 वोटों में से आउट ऑफ 52 उनको 48 वोट मिले। और ये इंतहाई भारी मैंडेट है। और फिर उसके बाद जो है PTI का इजलास इमरान खान साहब ने बुलाया, इस तशवीश का इजहार किया कि ये अनवार उल हक साहब किसके वज़ीर आज़म है, PTI के नामजद वज़ीर आज़म है या PDM की तरफ से। क्योंकि अनवार उल हक साहब ने ऐलान कर दिया था कि वो आजाद हैसियत में वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, वो PTI के भी हैं और PDM के भी। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने फिर इजलास जब बुलाया, तो उसके ऊपर उनके पास सिर्फ 7 मेंबरान असेंबली उस इजलास में जा सके। तो अभी भी PTI के जो अपोजिशन लीडर नामजद हुए ख्वाजा फारूक साहब, उनको हिदायत दी गई है कि वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास बनाए। लेकिन ख्वाजा फारूक साहब इसलिए इजलास में ताखीर कर रहे हैं पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, ताकि इस दौरान उनको कुछ और मेंबरान असेंबली की हमायत का यकीन है कि शायद वो भी PTI में शामिल हो जाएं। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा, इनको हिदायत की है कि आप एक बार पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब करें, तमाम मेंबरान PTI को दावत दें। अगर जो मेंबर नहीं आता तो इसका मतलब है वो PTI से फारग है। तो अब ख्वाजा फारूक साहब की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मेंबरान असेंबली जो है PTI के वो वापस जो है PTI में शामिल हो, ताकि फिर 7 मेंबरान से उनका फिगर जो है डबल फिगर में चला जाए, उसका नंबर डबल फिगर में चला जाए, 7 से 14 हो जाए या 12 हो जाए, ताकि उसके बाद फिर एक हतमी लाएमल जो है वो PTI। अच्छा, इस तरह की कुछ खबरें हैं दुरानी साहब के शायद कुछ लोग वापस, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, हो सकता है कुछ लोग वापस PTI में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस तरह की खबरें देखें। अभी तक तो कोई वादे नहीं हुआ, सब लोग ये कह रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं कि हम तो PTI का हिस्सा हैं। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक अनाउंस नहीं हुआ ऑफिशियली। बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब जो सदर रियासत हैं, उनके पास 5 मेंबरान असेंबली थे। उन्होंने जब तहरीक अदम से पहले जो वज़ीर आज़म के खिलाफ नाअहली के से पहले जब वज़ीर आज़म का इंतखाब का मरहला दरपेश था नए वज़ीर आज़म का, तो उस वक्त 5 मेंबरान असेंबली बैरिस्टर सुल्तान महमूद के कैंप में थे। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने भी बाज़ाब्ता और बाकायदा फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान नहीं किया था कि वो PTI से अलग एक 5 अरकान असेंबली का या 7 अरकान असेंबली का फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे। उसके बाद जो अनवार उल हक साहब के साथ लोग आए, उन्होंने भी अनाउंस नहीं किया, किसी ने ऐलान नहीं किया बाज़ाब्ता कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा है या PTI से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। अभी तक सब लोग यही क्लेम कर रहे हैं कि वो सब PTI के लोग हैं। लेकिन आज जो इजलास वज़ीर आज़म अनवार उल हक साहब ने तलब किया पार्लिमानी पार्टी का, उसमें एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, एक वाज़ेह तकसीम नजर आएगी कि कितने लोग जो है वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में है। और एक और जो मरहला दरपेश है वज़ीर आज़म को, वो काबीना की तश्कील है। जब वज़ीर आज़म काबीना की तश्कील मुकम्मल कर लेंगे, तश्कील दे देंगे काबीना, या काबीना की तादाद में इजाफा कर लेंगे आईनी तरमीम के जरिए, उसके बाद जो है जो लोग काबीना में शामिल होने से महरूम रह जाएंगे या जिनको अपनी मर्जी के पोर्टफोलियोज नहीं मिलेंगे, वो डेफिनेटली वापस PTI का रुख करेंगे, क्योंकि उनके पास ना तो आगे कोई रास्ता ना पीछे जाने का रास्ता। तो इस वक्त जो है तमाम अरकान की, जो PTI के अरकान की नजरें हैं, वो सिर्फ अपने जाती मफादात पर हैं, अपने जाती जो उनको पोर्टफोलियोज जो वजारतें हैं उनसे है, और वजारत से पहले उनको
काबीना में शमूलियत से है। जिस दिन ये काबीना मुकम्मल हो जाती है, पीडीएम और पीटीआई के अरकान असेंबली एडजस्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो है जो बचे कुछ अरकान हैं वो डेफिनेटली सरदार तनवीर इलियास और अब्दुल कयूम नियाजी साहब को कांटेक्ट करेंगे और ख्वाजा फारूक साहब से राब्ता करके पीटीआई का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, मतलब इसमें अभी तक कंफ्यूजन है कि लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि उनको वजारतें, सबको तो डेफिनेटली वजारतें दुरानी साहब नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि जब नून लीग भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, तो उनको भी वजारतें देने का वादा किया गया है। और इसका मतलब ये है कि पीटीआई के हिस्से में 5-6 वजारतें आएंगी, तो बाकी लोग तो फिर ये प्रॉब्लम बन जाएगी आने वाले दौर में। तो ये चौधरी अनवर हक साहब के लिए मुश्किलात पैदा नहीं हो सकती हैं? देखें ना, इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि जो आईनी तरमीम है 15वीं वो करके उसमें वजारतों की तादाद 16 से बढ़ा के 26 या 25 कर दी जाए, ताकि 25 लोग तो कम से कम वजीर होंगे, एक स्पीकर असेंबली 26 और एक डिप्टी स्पीकर 27 और एक वजीर आज़म 28 लोगों की हुकूमत जो है वो कम से कम एक मुस्तहकम हुकूमत चलती है, क्योंकि 27 पर प्राइम मिनिस्टर बनता है, 28 जो है वो एक अच्छा फिगर है। तो इनका ख्याल है कि 25 लोग अगर अरकान असेंबली जो है वो जंदियों के साथ आ जाएं और 2 जो है स्पीकर डिप्टी स्पीकर 27 और एक वज़ीर आज़म का वोट 28, तो 28 अरकान असेंबली से आराम से जो है हुकूमत जो है मुस्तहकम हुकूमत जो है वो चल सकती है। लेकिन जब आपने देखा कि सरदार अतीक साहब के पास 36 अरकान असेंबली की हमायत थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 2009 में, लेकिन जब तहरीक एतमाद उनके खिलाफ पेश हुई तो लोग झंडे लगाकर उन्हीं गाड़ियों में उन्हीं वजारतों के साथ दूसरी जानब जाके बैठ गए अतीक साहब के मुखालफ, और फिर उन्होंने वोट भी दिया वज़ीर आज़म के खिलाफ, और जो है वो वजारतों को भी उन्होंने जाने नहीं दिया अपने हाथ से उस वक्त, क्योंकि कदर नहीं थी कितने वजीर बनाए जा सकते हैं। तो सरदार अतीक साहब की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि 36 का जो है वो उनके पास हमायत थी। फिर उसके बाद जो आप देखें मुस्लिम लीग नवाज जो है वो वफाक की पार्टी है, लेकिन वो जो है उसके पास भी भारी मैंडेट था 2016 में, लेकिन जब इलेक्शन हुआ 2021 का तो अब मुस्लिम लीग नवाज जो है वो 7 मेंबरान पर आकर रुक गई। इसी तरह पीटीआई के पास भी 2021 में आपने देखा 32-33 अरकान असेंबली की पार्लिमानी पार्टी थी, लेकिन जब अभी इमरान खान साहब ने इजलास बुलाया अपना पार्लिमानी पार्टी का तो वो भी 7 अरकान पर मुश्तमिल लोग थे। ये 7 का हिस्सा जो है ये सियासी पार्टियों के लिए इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि 2006 में पीपल्स पार्टी जो वफाक की पार्टी है उसके पास भी 7 मेंबरान असेंबली थे उस वक्त अपोजिशन में। तो इसलिए ये 7 का जो हिस्सा होता है ये बड़ा खतरनाक होता है, और ये आप देखें 2006 से लेके 2023 तक 7 का फिगर जो है वो चला आ रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ। मतलब आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है बड़े जहांदीदा सियासतदान है चौधरी अनवर हक साहब, इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि वो टैकल कर लेंगे, इन मामलात को हैंडल कर लेंगे अच्छे तरीके से। हमारी भी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे सिस्टम अच्छे तरीके से चल पाए। अच्छा दुरानी साहब, जिस तरह तनवीर इलियास साहब वज़ारत उज़्मा से फारिग हुए, फिर पार्टी की जो सदारत थी वो भी उनसे छीन ली गई, उससे भी फारिग हो गए, और अभी उनका हालिया एक बयान सामने आया है कि मैं तो सरदार अब्दुल कयूम नियाजी की क़यादत में जनाब मैं पीटीआई में रहूँगा और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो अब आप इसको क्या कहेंगे, मतलब किस तनाज़र में इसको देख रहे हैं, और ख़ासकर जो वस्ती का भी शेड्यूल जारी हुआ है इलेक्शन का, आप क्या कहते हैं कि वहाँ से किसको टिकट मिल सकता है और क्या हो सकता है? और जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं, मतलब पीडीएम का अगर कोई उम्मीदवार आ सकता है तो हो सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक वाले जो लोग हैं अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दें, तो इसके बारे में भी कुछ सुनिए। हमें किसी ज़राए से मालूम हुआ है कि बस्ती बाग से जो ये इम्तियाज ताहिर साहब हैं ये भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक से राब्तों में ये भी उम्मीदवार हो सकते हैं, इनको भी तनवीर इलियास साहब जो है वो बदकिस्मती से जो है उनको तो हम अफसोस का इजहार कर सकते हैं कि उनके जो मुशीरान थे या तनवीर इलियास साहब ने या तो किसी से मशवरा कभी नहीं किया, या तो वो मशवरा सुनते नहीं थे, या खुद को अकले कुल समझते थे। तनवीर इलियास साहब की बदकिस्मती ये समझ लें कि उन्होंने अपने पैसा खर्च करके अपने नाम की बदनामी जो है वो कमाई है, क्योंकि इससे पहले एक भरम था उनका, एक बड़ा बिजनेसमैन, उनका नाम बिजनेसमैन के तौर पे जाना जाता था, और एक बड़ा जो है इस्लामाबाद में आइकॉनिक उनका टावर जो था वो उनके नाम से वो पहचाने जाने जाते थे। इसके साथ दुरानी साहब उनके मशीरान ने तो उनको मारा, उनके रवैये ने भी उनको मारा है। जो उनका रवैया था, जिस तरह उनका बिहेव था लोगों के साथ,
और मैं बाजे में खुल के कहता हूँ कि उनकी गर्दन में बड़ा सरिया आ गया था। और नहीं देखिए, मैं राय साहब एक बात मैं बताऊं आपको कि हुक्मरान जब कोई सियासतदान हुक्मरान बन जाता है वो ये समझता है कि मैं अकले कुल हूं। यस। और वो दूसरे लोगों को ये समझने शुरू हो जाता है कि ये सब बेवकूफ लोग हैं और मेरे से ज्यादा ना फहम फरासत है किसी के पास, ना ही अक्ल दानिश है। क्योंकि आपको पता है वो जब ये समझता है कि मैं इन सबको बेवकूफ बना के वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठ गया हूं, तो इसका मतलब है कि ये सब बेवकूफ हैं और मैं जो अकले कुल हूं। ऐसी बात नहीं होती है। आप देखें कि वो हुक्मरान कामयाब रहे हैं जो हमेशा कंसल्टेशन और मुशावरत का अमल जारी रखते हैं और उनको ग्रास रूट से जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती रही। आप देखें मुजाहिद अव्वल मरहूम सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब की सियासत में कामयाबी का राज यही था कि उनकी 50 साल जो सियासत में अरूज था उसमें सिर्फ एक ही बात का था, उनको एज हासिल था क्योंकि वो ना किसी बड़ी बरादरी से उनका ताल्लुक था, ना ही किसी उनके पास कोई बहुत बड़ा पैसा था, लेकिन उनके पास एक बात थी कि वो लोगों से मशावरत का अमल जारी रखते थे। वो अपने आप को अकले कुल नहीं समझते थे। मैंने उनके साथ बड़ा टाइम उनके करीब गुजारा कि वो जो है सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने 50 साल इस हुकूमत में और आजाद कश्मीर की सियासत में रूल किया, अरूज देखा उन्होंने हमेशा, लेकिन उन्होंने कभी तकबर नहीं किया। और तकबर जो है ये आपको पता है इंसान को अल्लाह की चादर है। इंसान जो है वो जब तकबर करता है तो फिर अल्लाह ताला उसको जो है फिर उसका जो है हिसाब उसको देना पड़ता है अल्लाह के सामने। तो तनवीर इलियास साहब के साथ भी ऐसा हुआ। इससे पहले भी हुक्मरान आपने देखे जो भी जिसने भी तकबर किया उसने जिल्लत रसवाई उठाई। अभी जो है हमें फौरी तौर पर जो सरदार चौधरी अनवारुल हक साहब का रवैया देखना चाहिए कि वो अनवारुल हक साहब ने वजारत उज़्मा का हलफ उठाने के बाद भी अपने रोजाना की रूटीन के मामला जो उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई। दोस्तों के साथ उसी तरह वो मिल रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, उसी तरह उनका पहनना है, वही जो नॉर्मल कपड़े हैं, नॉर्मल ड्रेसिंग है, ना ही उन्होंने कोई प्रोटोकॉल रखा हुआ है और ना ही उन्होंने ये कदम लगाई है कि वो वज़ीर आज़म बन के तो उन्होंने अपने आप को एक साइड पे कमरे में बंद कर लिया। ये खास खूबियां होती हैं जो एक आम जो ग्रास रूट लेवल से कारकुन जब वजारत उज़्मा के मनसब तक पहुंचता है तो फिर उसको ये फिक्र नहीं होती कि ये जो ओहदा है वो जो है उसकी वजह से है। वो ये समझता है कि अल्लाह की देन है और ये अल्लाह ताला का खास करम है, तो मैं एक आजिज़ सा बंदा हूं। जब वो आजिज़ी इनकसारी हुक्मरान के अंदर आ जाती है तो फिर आप देखें वो कामयाबी की मंजिलें जो है वो उसका हमेशा जो है वो कदम क्यों। सही कह रहे। अच्छा दुरानी साहब ये बताएं, जिस तरह हल्का बस्ती से जहाँ से तनवीर इलियास साहब मुंतखब हुए थे, अब वो DC2 हुए हैं तो लंबा बात है वो हल्का खाली हो गया है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की जानिब से शेड्यूल जारी कर दिया गया है, 10 मई तक आज़ाद नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे, उसके बाद फिर 8 जून को इलेक्शन होंगे। तो अब क्या समझते हैं हल्का बस्ती में? अच्छा इसमें एक खास बात बीच में ये भी मैं आपको बता चलूँ नाज़रीन, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इनको बहाल कर दे या कुछ नहीं तो इनको MLA शिप के ओहदे पे बहाल किया जा सकता है, या इस तरह की भी कुछ स्टोरीज चल रही हैं। लेकिन ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि वो बहाल नहीं होंगे और यहाँ पे इलेक्शन दोबारा होंगे। तो ये बताएं कि अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं, जिस तरह इलेक्शन की शेड्यूल आ गया है, तो हल्का बस्ती की सूरत क्या आप देख रहे हैं? PDM मुश्तरका उम्मीदवार अपना को ला सकती है, पीपल्स पार्टी नून लीग मिल के, मतलब पहले नियर टू विन जो थे वो सरदार कमरज़मान साहब के साहबजादे जो हैं ज़िया कमर, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, वो थे। फिर PDM के दूसरे जो उम्मीदवार हो सकते हैं मुश्ताक मिनाज साहब हैं जो नून लीग से हैं, वो भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और जो खबर हमें मिली है वो ये मिली है कि फारूकल्ला के कुछ लोग अगर मतलब अगर अपना अभी तक तो उनको ये नहीं पता कि कौन सी वो जमात से हैं, लेकिन अगर वो ऐलान कर देते हैं किसी भी हवाले से कहीं आगे पीछे तो वो भी अपना कोई उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें पता चला है वो इम्तियाज ताहिर साहब का, राजा इम्तियाज ताहिर साहब का नाम भी ज़ेरे गौर है कि हो सकता है वो भी इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो क्या कहते हैं आप? देखें राय साहब आपका भी उसी वस्ती बाग से ताल्लुक है हल्के से, और थोड़ी बहुत हमारी भी जो वो मालूमात है कि पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी सरदार तनवीर इलियास साहब की अपील ज़ेरे समाअत है, वो 2 मई को उसकी हेयरिंग होनी है। तो अभी तो ये मामला जो है वो कोर्ट में इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता कि अभी अदालत क्या फैसला करेगी। लेकिन दूसरी जानब जो है इलेक्शन कमीशन ने आईनी तकाजे पूरे करते हुए शेड्यूल जारी कर दिया, क्योंकि शेड्यूल जारी करना कोई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता। शेड्यूल तो एक आईनी जरूरत थी। अब उस दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट कोई और डिसीजन कर देती है तो शेड्यूल कैंसिल हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट
हाई कोर्ट का फैसला बाहर रखती है और तनवीर इलियास साहब 2 साल के लिए नायल होते हैं, तो फिर ये इलेक्शन प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। इसमें फिर आपने देखा कि सरदार कमर जमान साहब के जो साहबजादे ज़िया कमर हैं वो रनर अप थे लास्ट इलेक्शन में, और पीडीएम जो है वो मुश्तरका उम्मीदवार भी दे सकती है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं मुश्ताक मिनाज साहब, उनका ख्याल है कि शायद पीडीएम हमें इसमें सूट नहीं करता कि हम मुश्तरका उम्मीदवार हो। उनका ख्याल है कि हम अलग अलग इलेक्शन लड़े तो हमें फायदा है, क्योंकि यहाँ पे सरदार तनवीर इलियास साहब का ये हल्का रहा है और वो हो सकता है अपने बेटे को अपनी जगह टिकट दिलवा दें पीटीआई का। अच्छा। और उमर तनवीर जो है वो कैंडिडेट हो सकते हैं, तो उनके बेटे जो हैं साहबजादे। तो एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये है कि अगर पीडीएम और आप जो कि जैसा कह रहे हैं कि फारूक ब्लॉक का जो है वो आपस में टकराव होता है और फारूक ब्लॉक जो है इम्तियाज ताहिर साहब को कैंडिडेट नामजद कर देती, तो फिर हुकूमत का एक बड़ा ही गलत तासर जाएगा, क्योंकि एक तरफ हुकूमती वज़रा जो है वो पीडीएम के उम्मीदवार की जो है ना कैंपेन चला रहे होंगे, एक तरफ वज़रा जो है वो फारूक ब्लॉक के उम्मीदवार की कैंपेन चला रहे होंगे। लोगों को समझ नहीं आएगी असल में अपोजिशन में कौन है और हुकूमत में कौन, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए इस वक्त जो है वो कबल वक्त है कुछ कहना, लेकिन जो हमारी इतलात है वो ये है कि आपकी जो बरादरी नारमा बरादरी है उसका जो है वो डिसाइसिव रोल है इस इलेक्शन में। उनका जो है वो फैसला कौन किरदार होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी बरादरी है, वो नारमा बरादरी की सीट है, नारमा राजपूत की वस्ती बाग। तो इसमें जो है वो मलदयाल और नारमा बरादरी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल है उनका। उसके बाद जो है फिर अगर तनवीर इलियास साहब अपने बेटे को लाते हैं तो फिर आपने देखना है दोबारा कि ये इस बार फिर जो है वस्ती बाग के लोग जो है वो पैसे की चमक जो है वो देख के कहीं वोट उनको ना दे दें या उनके किसी उम्मीदवार को दे के अपने उम्मीदवार को नुकसान ना कर रहे हो। तो अब ये इंतहाई क्रूशल टाइम आ गया, क्योंकि तनवीर इलियास साहब जो है वो किसी सूरत नजर नहीं आ रहे हैं कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करेंगे। उन्होंने जो अब दोबारा एक्टिविटी शुरू कर दी है, शायद उनका ख्याल है कि मैंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है इस सियासत में, तो अब मैं इससे पीछे हटूंगा तो इन्वेस्टमेंट मेरी जीरो हो जाएगी, जाया हो जाएगी। तो उस इन्वेस्टमेंट को कैश कराने के लिए वो अब कंटिन्यू प्रोसेस में रहना चाह रहे हैं और पीटीआई का भी वो साथ देना चाह रहे हैं, पीटीआई में भी रहना चाह रहे हैं। और आपने देखा कि उन्होंने उन सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को बतौर सदर पार्टी एक्सेप्ट कर लिया जिनको उन्होंने पिछले साल जो अदम एतमाद करके वज़ारत से निकाला था। सही बात। तो अब आप देखें सियासत के सीने में दिल नहीं होता और सियासत में जो है कोई बात हरफ आखिर भी नहीं होती और ना ही सियासत में दोस्तियां और दुश्मनियां जो है मुस्तकिल होती हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं दुरानी साहब। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि बस्ती के लोग जो हैं वो बड़े बाशऊर लोग हैं और खासकर जो नारमा बरादरी के लोग हैं, नारमा राजपूत, अब उनको मेरे ख्याल से इस दफ़ा कोई ऐसा गलत डिसीजन बिल्कुल नहीं करेंगे जिस तरह लास्ट टाइम उन्होंने गलत डिसीजन किया तनवीर इलियास साहब को वोट देके। और लोगों ने देखा कि तनवीर इलियास साहब पूरे 2 साल जो है वो हल्के में नहीं गए, लोगों के दुख सुखों में शरीक नहीं हुए और ज़्यादा जगहों पर उन्होंने कहा जी मैंने तो पैसे देके लोगों से वोट लिए। तो अब की बार जो लोग मेरे ख्याल से सोच समझ के फैसला करेंगे। उमर तनवीर आता है, कोई और आता है, तनवीर इलियास साहब का कोई और उम्मीदवार सामने आता है पीटीआई का, तो लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारी बरादरी ने सबसे पहले जोलियां भर के जिस तरह उनको वोट दिए थे, और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, जिस तरह उन्होंने मुतअद्दिद बार ये कहा कि मैंने पैसे देके वोट लिए, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। बड़े बाशऊर लोग हैं नारमा बरादरी के लोग, और इस दफ़ा मेरे ख्याल से कोई ऐसा गलत फैसला वो नहीं करेंगे कि ताकि उनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इसका खमियाजा भुगतेंगी और बड़ा सोच समझ के अपना वोट पोल करेंगे। अल्लाह करे कि ये सिलसिला बड़े अच्छे तरीके से हो, हमारी यही दुआ है। दुरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले प्रोग्राम में मज़ीद जो है वो पीडीएम की जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में जो मुश्तरका हुकूमत बनी है, इनके हवाले से इनको क्या चैलेंजेस, किन किन मुश्किलात का सामना हो सकता है, और फंड्स का ये सुनने में आ रहा है कि फंड्स की बड़ी अशद कमी का सामना है। मुतअद्दिद ऐसे मंसूबे हैं जो फंड्स ना होने के बायस वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। इसके ऊपर भी तफसीली हम बातचीत करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हल्का बस्ती की जो बदलती हुई सूरत हाल होगी उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन मुतवक्का उम्मीदवार हो सकता है, क्या आने वाले जो सिस्टम होगा उसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। दुरानी साहब आपका एक बार शुक्रिया। नाजरीन इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक